जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो हम लोग जो है पॉलिटी की क्लास जो है करने वाले हैं, इससे पहले भी जो है पॉलिटी का एक क्लास हो गया है। प्रस्तावना का ही जो है पॉलिटी का जो हम लोग जो है एक क्लास जो है कर चुके हैं और बहुत ही सुंदर से जो है हम लोग जो है प्रस्तावना को पढ़े। एक-एक पॉइंट को जो है क्लियर करते हुए जो प्रस्तावना को जो है हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़े भी बिल्कुल ही आसान भाषा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हम लिखे हैं, थंबनेल के ऊपर भी लिखे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़े, ठीक है? तो हम जो है बताए भी हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में जो है प्रस्तावना को समझाएँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, प्रस्तावना को आज तक नहीं समझे हैं, तो आप लोग जो है जाकर जो है मेरे प्रस्तावना का जो है फर्स्ट वाला वीडियो जाके देखें, उसके बाद जो है आपको जो है ये वीडियो जो है आसानी से जो है समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो आप लोग जो है फर्स्ट वीडियो को देख लें, उसके बाद जो है ये सेकंड वीडियो को देखिए। हम आपको एक एक और चीज़ बता दें, जैसे ही प्रस्तावना खत्म होगा, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए या कुछ चीज़ जो ऐसा होगा जैसे हमसे छूट गया होगा, तो हम जो है वो सारे चीज़ को जो है कहाँ से कर लेंगे? तो क्वेश्चन के माध्यम से भी जो है बहुत सारे चीज़ को क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है प्रस्तावना को पहले क्लास कर लीजिए, थ्योरी को जो है अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जो है एक वीडियो हम लाएँगे जिसमें जो है प्रस्तावना से रिलेटेड जो है जो भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन हम लोग जो है करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो है थ्योरी समझना पड़ेगा, आखिर प्रस्तावना है क्या, ठीक है? प्रस्तावना में क्या-क्या चीज़ के बारे में वर्णन, प्रस्तावना में कब-कब संशोधन हुआ, मूल संविधान में जो है क्या प्रस्तावना था, प्रस्तावना को लेकर क्या विवाद है, वर्तमान में क्या प्रस्तावना में है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जो है पिछले क्लास में कवर कर लिए। इस क्लास में हम लोग जो है प्रस्तावना में जो भी जो है कठिन शब्द वगैरह है, यानी प्रस्तावना में जो भी शब्द के बारे में वर्णन किया गया है, वो शब्द के बारे में हम लोग देखेंगे। और आज जो हम लोग जो है जो भी पिछले क्लास में पढ़े उसको जो है रिवीजन करने का भी जो सबसे पहले प्रयास करेंगे, ठीक है? एक-एक नज़र में जो हम लोग जो है देखते हुए जाएँगे और वो सारा चीज़ को जो है रिवीजन कर लेंगे। जो हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े थे उसको जो है पहले एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, पिछले क्लास में पढ़ने में जो है टोटल जो है 40 मिनट का समय ले कितना मिनट लगा था? टोटल जो है 40 मिनट लगा था, लेकिन हम लोग जो है उसको मात्र जो है 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? तो प्रस्तावना की अगर हम जो है इतिहास की बात करें, तो प्रस्तावना की शुरुआत जो है संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक के दौरान कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के समक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। हम बोल रहे हैं और आप अपने मन में रिपीट कीजिएगा तब याद होगा, नहीं तो याद वगैरह नहीं होने वाला, ठीक है? तो प्रथम बैठक के दौरान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। फिर दूसरा बैठक के दौरान जो है 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा उसको जो है स्वीकारा गया और उसी चीज़ को क्या बना दिया गया? प्रस्तावना बना दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे हम लोग देखे थे प्रस्तावना पर जो है विदेशी देश का प्रभाव। तो प्रस्तावना पर जो है 4 विदेशी देश का प्रभाव पड़ा। सबसे पहला अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा फ्रांस और चौथा रूस। तो अमेरिका से जो है प्रस्तावना पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो वहाँ जो है प्रस्तावना का जो है विचार लिया गया भारत के प्रस्ताव में, ठीक है? भारत के संविधान में। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा लिया गया, ठीक है? उसके बाद जो है फ्रांस, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया गया, ठीक है? उसके बाद जो है रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, उस क्रांति के दौरान जो है प्रस्तावना में जो है क्या लिया गया था? तो वहाँ से जो है न्याय शब्द, न्याय क्या प्रकार? 3 प्रकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे, प्रस्तावना में जो है नागरिकों के लिए जो निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की गई, हम जो है आपको बताए थे प्रस्तावना में जो है नागरिकों के लिए जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है? उसके बाद जो है 2 प्रकार की समानता के बारे में बताया गया है, 1 प्रकार जो है बंधुता के बारे में बताया गया है, ठीक है? और जो है 3 प्रकार का जो है न्याय के बारे में बताया गया है। क्लियर है? पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। स्वतंत्रता भी जो है बताया है 5 प्रकार क्या है, ठीक है? समानता भी बताया है और जो है एक प्रकार जो है बंधुता जिसको भाईचारा बोलते हैं ये भी और न्याय भी बताया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना 5 क्या प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की बंधुता और 3 प्रकार का न्याय के बारे में बताया गया, ठीक है? प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट के जो है बीच जो है महत्वपूर्ण विवाद भी हुए हैं, ठीक है?
प्रस्तावना को लेकर जो है बहुत सारे विवाद हुए, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट जो सुलझाने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहला विवाद हुआ था बेरूबारी विवाद 1960 ईस्वी में, जिसमें बोला गया था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा विवाद 1967 में हुआ था, ठीक है, वो जो था 1967 में जो हुआ था गोलकनाथवाद, जिसमें बोला गया था प्रस्तावना जो संविधान, ये भी बोला गया था, इसमें भी बोलने का मकसद उसका सेम ही था। तो प्रस्तावना जो है क्या है, अपरिवर्तनीय, यानी प्रस्तावना में जो है संशोधन नहीं कर सकते और इसी में बोला गया था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें भी वही बात कहा गया था। और इसी में बोला गया था प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है और क्या है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब कि अजर अमर है। उसके बाद 1973 में है केशवानंद भारती बनाम बात जो है गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वहां पर निर्णय लिया गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और अतः हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। जैसे संशोधन करने की बात कही गई, प्रस्तावना जस्ट तुरंत इंदिरा गांधी जो संशोधन कर दे। संशोधन करने के साथ ही जो 42वां संविधान संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन की कब, 1976 में। और इसमें क्या क्या चीज जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है, याद रखिएगा। इतना जल्दी संशोधन के बारे में अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में लिखित महत्वपूर्ण शब्द। आज से हम लोग जो है यहाँ पर समझेंगे प्रस्तावना में जो भी शब्द है, जैसे प्रस्तावना में जो है राज्य है आता है, गणराज्य आता है, ठीक है, और क्या क्या चीज आता है, और देखिएगा राज्य गणराज्य हो गया, ठीक है। और देखिएगा लोकतंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे, पंथ निरपेक्ष के बारे में, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण वर्ड है प्रस्तावना का, एक एक वर्ड के बारे में हम लोग जो है समझने वाले हैं, ठीक है। एक एक वर्ड के बारे में हम लोग जो है समझने वाले हैं। सबसे पहला शब्द हम लोग देखते हैं राज्य, यानी कि स्टेट। आखिर राज्य है क्या? अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य है क्या? आप लोग जो है सिर्फ जानते होंगे बिहार ही एक राज्य है, ऐसा कुछ बात नहीं है। राज्य हम उसको कह सकते हैं जिसके पास जो है 4 तत्व मौजूद है। कौन कौन 4 तत्व? सबसे पहला क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, तीसरी सरकार और चौथा संप्रभुता। राज्य किसे कहेंगे? जिसके पास जो है वैसी संस्था जिसके पास ये 4 तत्व मौजूद है। क्या क्या? क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। क्षेत्रफल मतलब समझ में आता होगा, उसका जो कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए। ये क्या है? ये जो है क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया। इसमें जो है जनसंख्या भी होना चाहिए, कुछ जो है लोग भी निवास करना चाहिए। कुछ क्या निवास करना चाहिए? कुछ जो है लोग भी इसमें होना चाहिए। और जो है ये लोग को चलाने के लिए एक सरकार भी होना चाहिए। जैसे भारत को चलाने के लिए प्रधानमंत्री है, बिहार राज्य को चलाने के लिए क्या है? मुख्यमंत्री है। कि हर एक राज्य को चलाने के लिए अपना अपना मुख्यमंत्री है, तो वो सरकार हो गई। संप्रभुता यानी कि वो जो है निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में निर्णय ना ले रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे राज्य। क्लियर है? राज्य किसे कहेंगे? जिसके पास जो है ये 4 तत्व मौजूद रहेगा, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, उसे क्या कहेंगे? राज्य। क्लियर है? उसे क्या कहेंगे? राज्य। अब एक शब्द है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? तो गणराज्य उसे कहते हैं जिस देश या जिस राष्ट्र। अब एक चीज आप लोग पहले हमको बताइए, क्या भारत जो है, क्या भारत को हम लोग जो है राज्य कह सकते हैं? क्या भारत को हम लोग जो है राज्य कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। भारत को जो है राज्य कह सकते। क्यों कह सकते? इसके पास भी 4 तत्व मौजूद है। क्या क्या है? पहला क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। दूसरा, भारत में जनसंख्या है। अभी की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 150 करोड़ जनसंख्या पहुंच गया है। लेकिन मोदी जी जब भाषण देते कहते हमारे देश के 122 करोड़ देशवासियों, तो 2011 का आंकड़ा को पकड़े हुए। अभी कितने हो गया? लगभग जो है 150 करोड़ के आसपास जो है जनसंख्या हो गया। तीसरा, सरकार, मोदी जी अपने सरकार, ठीक है। चौथा, संप्रभुता, मोदी जी निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो इसको क्या कह सकते हैं? भारत भी एक
राज्य है। राज्य का मतलब खाली बिहार राज्य ना है, खाली यूपीए ना है। राज्य का मतलब क्या क्या चीज, राज्य का मतलब जिसके पास चार तत्व मौजूद रहेगा। जनसंख्या, ठीक है, दूसरा पहला क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, तीसरी सरकार और चौथा संप्रभुता, यानी कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। अब देखिएगा, तो भारत क्या है, एक राज्य है कह सकते हैं। गणराज्य, वैसा देश या वैसा राष्ट्र, वैसा देश वैसा राष्ट्र जिसका जो है मेन नेता जो है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष क्या होता हो, निर्वाचित होता। क्या होता हो, निर्वाचित होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग जो है गणराज्य कहेंगे। ठीक है, देखिए गणराज्य किसे कहेंगे, वैसा देश जहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट यानी हेड ऑफ कंट्री, ठीक है, जिसका जनता जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता हो, निर्वाचित होता। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को आगे हम समझाएंगे। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, हम गए ओकरा बना दिए, तो यहाँ की हो गया राष्ट्राध्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब कि हम जो है वोट दिए, उसके बाद जो है मेरे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो है क्या कर रहे हैं, वहाँ प्रशासन व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से। तो गणराज्य किसे कहेंगे, वैसा देश या वैसा देश जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता, यानी कि चुना जाता, तो वो क्या कहलाता है, यानी कि वहां पर जो है वंशागुणत शासन, यानी कि उसके वंश, ओकर बाबूजी, फिर ओकर बाबूजी, ओकर दादाजी, इस टाइप से जो है शासन व्यवस्था नहीं चल रहा। ठीक है, वहां पर जैसे हम ही है, ठीक है, तो हमर फिर जो है बेटा वगैरह जो है, यानी कि शासन व्यवस्था को नहीं संभालेगा। संभाल सकता है कब, जब फिर जो है उसको कौन चुनेगा, जनता चुनेगा, तब जो है वो संभालेगा, तब तब वो क्या कहलाएगा, तब वो जो है गणराज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भारत क्या है, भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कि नहीं होता, चुनाव होता है। यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है जनता द्वारा जो चुने जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ का जो है वैसा देश या वैसा वैसा राष्ट्र जिसका जो है भी मेन नेता है, मेन मालिक है, उसको जो है जनता चुनती है, उसी को क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। क्लियर, राज्य भी समझ में आ गया, गणराज्य भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, लोकतंत्र। आप देखिए लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता की सरकार या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व की सरकार। लोकतंत्र मतलब कि जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता ही क्या होता है, सर्वोपरि होती है। ठीक है, लोगों का क्या होता है, शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, उसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र भी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र क्या प्रकार, लोकतंत्र जो है दो प्रकार, एक प्रत्यक्ष, एगो क्या हो गया, एक हो गया, एक हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा अप्रत्यक्ष। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अप्रत्यक्ष। याद रखिए, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि जहां पर सीधे सीधे जनता जो है भागीदारी लेती है, या कोई भी नियम कानून के निर्माण में जो है जहां पर जनता जो है सीधे भाग लेती है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां पर जो है नियम कानून के जो है निर्माण में जनता सीधे भाग लेती है, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है छोटे छोटे देश में होती है। कहाँ होता है, छोटा छोटा देश में। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है किस टाइप के देश में रहता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है छोटे छोटे देश में होता है। ठीक है, क्योंकि छोटा सा है, इसलिए जो है डायरेक्ट जो है जनता ही जो है सारा निर्णय लेता है, सारा नियम कानून बनाता है इनडायरेक्ट रूप से। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, पहले वो क्वेश्चन का आप लोग जो है जवाब जो है दीजिए। भारत क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, तनी सा एक आंसर जो है कमेंट में दीजिए। समझे, आप आइए समझ लीजिए। हम बताए हैं
मेरे बताने से पहले आप आंसर दीजिए या सोच लीजिए, जो सोचिएगा ईमानदारी पूर्वक वही बताइएगा, हम जो है ये सोचे थे। अब देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर जो है जनता जो है किसी भी नियम कानून में जो अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेती है, उसे क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे भारत में जनता जो है कोई भी नियम कानून को सीधे बनाता है, नहीं, सीधे नहीं बनाता। क्या बनाता है, तो पहले हम जो है सांसद को वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं, सांसद को। सांसद जिसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और नहीं तो हमें जो है विधायक के वोट देते हैं। केकरा देते हैं, विधायक को वोट देते हैं, जिसको विधानसभा का सदस्य बोलते हैं। तो ई जाके बैठता है संसद भवन में। कहाँ, संसद भवन में। तो जाके वहां पर नियम कानून ई बनाता है और हम में चुन के ओकरा भेजे, ठीक है। और इसी टाइप से विधायक को भी जो हम चुने हैं, हम वोट दिए हैं, लेकिन नियम कानून में विधायक सीधे भाग लेता है। कहाँ जाके, विधानमंडल में। कहाँ से, विधान मंडल में जाके बैठता है और वहां पर क्या करता है, वहां पर जो है नियम कानून बनाता था। हम में सीधे भाग लिए हैं ना, हमरा द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व सांसद और विधायक ये जो है नियम कानून बनाता, ठीक है। तो भारत क्या है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ठीक है। भारत यानी कि इसमें बड़े बड़े देश आते, जैसे भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सारा देश में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष कहाँ, छोटा छोटा देश जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, याद रखें। लोकतंत्र क्या प्रकार, दो प्रकार, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां पर जो है धर्म के हिसाब से देश को नहीं चलाया जा रहा, यानी कि बिना धर्म के अनुसार सभी धर्मों को जो सेम मानता हो, सभी जाति के लोगों को जो सेम मानता हो, तो उसी को क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। क्लियर है। तो आप हम लोग जो, आप जो है हमको जो है एक क्वेश्चन बताइएगा। भारत, एक मिनट, भारत 3 जनवरी 1977 से जो है संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। अरे ये तो क्वेश्चन वही है, ये क्वेश्चन का आंसर ही चल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या डालना चाहिए था, लग रहा है टाइपराइटर जो है मिस कर गया। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन क्या डालता, जो भारत जो है कब जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना, तो यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। कैसे फंस जाता है, तो हम बताए थे जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में, कब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। 1976 में जो 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। सीधे सीधे ऑप्शन में नजर आएगा सबसे पहले 1976। अब बच्चा मारता है खटाक दो 1976, तन को नहीं सोचता, गलती हो जाता। लेकिन याद रखिएगा भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना था, 3 जनवरी 1977। कब बना था, 3 जनवरी 1977। कब बना था, 3 जनवरी 1977। क्वेश्चन पूछेगा भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना, 3 जनवरी 1977। क्वेश्चन मिस कर गया है, क्वेश्चन था तो मजा आता है यहाँ पर तनिषा, ठीक है। गलती करते 100% गलती करते आप लोग जो है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या रहा था, भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना, ऑप्शन 1976, 1977, 1978, 1989, जे देना होगा देता, ठीक है। उस एक का आंसर की हो जाता 1977। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन सब, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हम लोग इस सारे चीज के बारे में देख लिए। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। ये हाँ बहुत अच्छा बात, ये चीज हमारा दिमाग से उतरिए गया, जे बात है। अब देखिएगा लोकतंत्र के बारे में जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, कौन, अब्राहम लिंकन, कुछ बात बोले थे। लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में बताए थे। क्या बोले थे, लोकतंत्र होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन जो है क्या कहे थे, किसके लेकर, तो किसके लेकर,
लोकतंत्र को लेकर जो अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके, वो क्या कहे थे, तो लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये बात कौन कहा था? अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र के लिए। अभी जस्ट होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? देश का अपना कोई राजकीय धर्म ना हो, सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थ हो, यानी कि सभी धर्मों को जो अच्छा से मानता हो। देखो गधा की किया है, यहाँ पर लिख दिया, वहां पर लिख दिया, क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन हटा दिया। नोट में भारत 3 जनवरी 1977 को जो है संवैधानिक तौर पर जो क्या बना है? पंथ निरपेक्ष बना है। ठीक, याद रखिए। अब देखिए, एक है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। और है समाजवाद। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, एक में होता है। संप्रभुता का मतलब होता है वैसा देश या वैसा राष्ट्र, या बोल सकते हैं वैसा राज्य भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो संप्रभुता का मतलब होता है वैसा देश या वैसा राष्ट्र जो किसी भी जो है विदेशी या कोई दूसरे देश के दबाव में आके निर्णय नहीं लेता, उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता कहेंगे। वैसा देश या वैसा राष्ट्र जो किसी दूसरे देश के दबाव में आके निर्णय नहीं लेता हो, उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता। उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता। वैसा देश, वैसा राष्ट्र जो किसी दूसरे देश के दबाव में आके निर्णय नहीं लेता हो, उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता। समाजवाद जो है क्या है? एक विचारधारा है, एक सोच है। समाजवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक सोच है जो बताता है समाज में सभी लोग समान है। क्या है? समाज में सभी लोग समान है, समाज को जो सभी, समाज का देखने का नजरिया सेम होना चाहिए। यही क्या है? समाजवाद। संप्रभुता का मतलब क्या? वैसा देश या वैसा राष्ट्र जो अपना निर्णय जो खुद लेता हो, किसी दूसरे देश के दबाव में आके नहीं लेता, उसको क्या कहेंगे? संप्रभुता। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए, हाँ दे लें। संप्रभुता, देश अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में जो है पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र है, किसी विदेशी देश की यानी कि शक्ति का जो है दबाव नहीं। ठीक है, यानी कि देश जो है अपना आंतरिक जो भी जो है मामला होता होगा, वो अपने खुद डिसाइड करेगा कि हम जो है ये करेंगे, या कोई बाहरी निर्णय केकरो से लड़ाइए हो गए, वो भी निर्णय जो है वो देश खुद लेता है। कोई देश जो है बोलेगा तू एना एना ना कर, तब करेगा तो गड़बड़। ठीक है, तब जो है संप्रभुता नहीं। ठीक है, कोई किसी विदेशी शक्ति के दबाव में नहीं करता, तो उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता। समाजवाद किसे कहेंगे? समाज में समानता स्थापित करने की विचार, ये जो है समाज में जो समानता स्थापित करने का क्या है? ये एक विचारधारा है, सोच है। भारत की क्या है? भारत जो है एक लोकतांत्रिक समाजवाद देश है। ठीक है, भारत क्या संप्रभुत्व संपन्न देश है? हाँ है। भारत क्या गणराज्य है? हाँ है। भारत क्या समाजवादी देश है? हाँ है। क्लियर है? अब देखिए, लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, प्रस्तावना को लेकर जो बहुत सारा व्यक्ति जो बहुत सारे बात को बोला है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति है, सबसे पहला व्यक्ति है N.A. पालकीवाला। की जो है प्रस्तावना क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। N.A. पालकीवाला जो है क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। क्लियर है? याद रहेगा ना? हाँ, याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, N.A. पालकीवाला जो प्रस्तावना क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र। याद रखिए, 2-4 बार बोलिएगा तभी ये याद होगा। ठीक है, N.A. पालकीवाला क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, ये बहुत अच्छा बात बोला था। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता। संविधान का जो सबसे सम्मानित भाग है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ठीक है, और जो है संविधान की आत्मा के बारे में जो है पंडित ठाकुरदास भार्गव बोला था, प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है। एगो चीज यहाँ से याद रखिएगा, जो मूल अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कौन कहा था, एक आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्लियर है? ठीक, ध्यान से। अर्नेस्ट वारकर जो कि ब्रिटेन के जो है अच्छा जो है विद्वान थे, ये भी जो है प्रस्तावना के बारे में क्या कहते? तो प्रस्तावना जो संविधान का क्या है? कुंजी नोट, यानी कि की नोट। प्रस्तावना के बारे में क्या बोले हैं अर्नेस्ट वारकर?
जो कि कहा कि ब्रिटेन के अच्छा विद्वान है, जो कि प्रस्तावना के बारे में बोले संविधान का क्या है कुंजी। अगला है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये कहे थे जो प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है विचार है, क्या है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कौन कहे थे? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। के एम मुंशी क्या कहे थे? के एम मुंशी कहे थे हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है भविष्य फल है। के एम मुंशी क्या कहे थे? हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। तो और भी बहुत सारे लोग थे जो कि प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे चीज बोले, लेकिन ये सारा सारा क्या है पांचों जो है इम्पोर्टेंट है, पूछने हैं, इसलिए ध्यान में रखना है। तो मेरे तरफ से जो प्रस्तावना जो ओके है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी जो है प्रस्तावना में कुछ छूट जाता है, रह जाता है, खामियां रह जाती है, ठीक है, तो हम लोग जो है इसका निदान जो है क्वेश्चन के जरिए आप करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वहां जो है प्रस्तावना को जो है अच्छे ढंग से क्या करेंगे निपटाएंगे। अगर कुछ बच भी गया होगा तो एक एक चीज को जो भी क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में प्रस्तावना का पूछा गया वहां से उसको लाएंगे और यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जाए। क्लियर है? तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो जो है काफी अच्छा लगा होगा और बहुत सारे चीज जो है आपको सीखने को मिला होगा प्रस्तावना से रिलेटेड। अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट भी है प्रस्तावना का, तो आप पहले जाए फर्स्ट पार्ट देखें तो ये अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।